हेलो बच्चों, मैं हूं अरुण कुमार सुधांशु केमिस्ट्री क्लासेस के चैनल में आपका स्वागत है। आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाता है। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर दो केस में निकला था। एक सॉल्यूशन में जब दो वाष्पशील द्रव मिलाए थे तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकला था, और एक सॉल्यूशन में जब हम अवाष्पशील विलय मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए थे उसके बाद जो हमारा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकला था, उस दोनों का फॉर्मूला हम वहां बताए थे और अभी हम दोनों का फॉर्मूला यहां पर हम लिख दिए हैं। अगर फॉर्मूला को ध्यान में अगर आप रखते हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं अगर उसको अगर आप याद करके रखते हैं कि अपने मन में कॉन्सेप्ट बना के रखते हैं कि इस डाटा का मतलब ये होता है, ठीक है ना। अगर ये सब डाटा दिया हुआ है तो यहाँ पर फॉर्मूला ये लगेगा। अगर इतना माइंड मेकअप अगर आप अपने ढंग से किए हुए रहते हैं तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम तो पढ़ लेते हैं, थ्योरी बहुत अच्छा से समझ में आ जाता है, लेकिन हमको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो न्यूमेरिकल बनाने में उस स्टूडेंट को इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि उन्होंने फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट होता है वह अपने अंदर जो है नहीं रखता, मतलब अपने दिमाग में नहीं रखता है कि किस फार्मूला का उपयोग कहां पर किया जाएगा, ठीक है ना। इसको तो आपको अपने ढंग से दिखाना होगा कि देखिए और इस क्वेश्चन में डाटा ये सब दिया हुआ है और इसका मतलब ये होगा। तो वही आज हम फिर से इस फार्मूला को हम दोहराने जा रहे हैं वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में। उसको आप लोग ध्यान देखिएगा और हमने क्वेश्चन लिखेंगे और डाटा को किस प्रकार से लिखते हैं उसको हम लोग देखेंगे और फिर हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन होगा। आप कहिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन बना है कि नहीं बना है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए हमने दोनों केस में पढ़े थे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर निकालने के लिए दोनों केस में पढ़े थे कि एक P' माने थे, क्योंकि दो द्रव ए और बी हम लोग मान के बनाए थे। दो द्रव ए और बी है, तो यहां पर हमने एक अपने दिमाग में रख लिए एक P' होता है। P' किसको करते हैं, तो द्रव ए का पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब जो द्रव ए होगा उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो P' होगा, ठीक है। मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब होता है आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। उसके बाद P' है, एक हमने P' लिखे थे वहां पे। तो P' का मतलब होता है द्रव बी का पार्शियल वेपर प्रेशर। द्रव बी का पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब। आंशिक वाष्प दाब क्या था, तो मिश्रण में था, मिश्रण में जो होता नहीं। Pa द्रव ए का वेपर प्रेशर शुद्ध अवस्था में, मतलब Pa वहीं पर लिखेंगे जहां द्रव ए, जो द्रव ए होगा उसका वेपर प्रेशर शुद्ध अवस्था, मतलब उसमें कोई मिश्रण नहीं होगा। P' द्रव बी का वेपर प्रेशर शुद्ध अवस्था में। ये सब कॉन्सेप्ट मतलब डाटा मानने का है। Pm सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लेंगे, जब द्रव ए और बी मिला हुआ रहेगा उस समय का वेपर प्रेशर मान लेंगे। तो वहां से एक फॉर्मूला आया था P' मतलब द्रव ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वह द्रव ए के वेपर प्रेशर शुद्ध अवस्था में और मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, गुना होता है। उसी प्रकार से P' मतलब बी का जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वह Pb इंटू मोल फ्रैक्शन बी, मतलब बी का वेपर प्रेशर शुद्ध अवस्था में और गुना उसी मतलब बी का ही मोल फ्रैक्शन। ये आपको पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है। ये जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है वह पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला दिया गया है। यही राउल्ट का नियम था, याद होगा। अब देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर से क्या पढ़े थे हम लोग कि मिश्रण का जो वाष्प दाब होता है वह उसमें उपस्थित जितने भी कंपोनेंट है सबके पार्शियल प्रेशर का योग होता है। मतलब क्या है, P' का ये होगा प्लस P' का ये होगा। Pb मोल फ्रैक्शन ए मोल फ्रैक्शन बी क्या है ये तो आपको लिखा हुआ है। इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा। फिर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में गए थे तो एक फॉर्मूला ये आया था P0 माइनस PS बटा P0 बराबर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। फिर एक फॉर्मूला आया था P0 माइनस PS बटा PS बराबर स्मॉल n बटा कैपिटल N, या नहीं इसी को हम लोग डिराइव करके बनाए थे P0 माइनस PS बटा P0 बराबर x बटा W1 इंटू W2 बटा y। अब देखो ये सब है क्या, P0 इस फॉर्मूला में P0 क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जो सॉल्वेंट बनेगा उसका वेपर प्रेशर है। PS क्या है, PS जो है हमारा जो है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ठीक है। x क्या है लिखा दीजिए, सॉल्यूट का मास है। y क्या है तो सॉल्वेंट का मास है। W1 क्या है तो जो सॉल्यूट बनेगा उसका आणविक द्रव्यमान निकाल देंगे। W2 क्या है तो सॉल्वेंट का द्रव्यमान है। N क्या है स्मॉल n, तो स्मॉल n जो होगा वो सॉल्यूट के मोलों की संख्या होगा। कैपिटल N क्या होगा तो सॉल्वेंट के
मोलों की संख्या होगी, ये सॉल्यूट का स्मॉल एन और कैपिटल सॉल्वेंट का होगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। आपको हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना, किसी भी बुक से बनाइए क्वेश्चन बन जाएगा। इस फॉर्मूला को मिटाते हैं, समझा दिए हैं। कोई भी बुक से आप क्वेश्चन बनाइएगा आसानी से बनेगा। एकदम खाली डाटा पहचानने का सोचिएगा तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, नहीं बनने का कोई चांस ही नहीं होगा, ठीक है। अब आइए देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन से चलते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उससे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पर। देखिए यहां पर कहता है कि दो द्रव x तथा y, दो द्रव x तथा y आदर्श विलयन बनाया जाता है। y यहां लिखते हैं को आदर्श विलयन बनाते हैं। फिर लिखा हुआ विलयन का वाष्प दाब जिसमें विलयन का वाष्प दाब जिसमें x के 3 मोल तथा y के 1 मोल है 550 mmHg है। लेकिन जब x के 4 मोल तथा y के 1 मोल मिलाते हैं तो बने विलयन का वाष्प दाब 560 mmHg हो जाता है। इस ताप पर शुद्ध x तथा y का वाष्प दाब ज्ञात करें। अब देखिए स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। हमने तो क्वेश्चन लिख दिए, किसी भी बुक से क्वेश्चन ले लीजिए, हमने क्वेश्चन लिखे। अब इस क्वेश्चन में कहता क्या है, अगर जो चीज निकालने के लिए दिया रहेगा उसको उस चीज को निकालने के लिए उसके बदले में कुछ ना कुछ तो डाटा दिया हुआ है। तो जो डाटा दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। तो आइए यहां पर क्या है, दो द्रव x और y को आदर्श विलयन बनाते हैं। दो द्रव है मतलब एक द्रव क्या है x, एक द्रव है मतलब एक द्रव x और एक द्रव क्या है y, दोनों को मिला दिए, ये सॉल्यूशन बन गया। हम सोच लिए कि द्रव x और द्रव y दोनों को मिला के क्या बना दिया, सॉल्यूशन। दोनों में बना क्या बना दिया, विलयन। विलयन का इंग्लिश आपको जानते हैं, सॉल्यूशन होता है। अब देखो इसका मतलब है कि ये हमारा ए द्रव हो गया, क्योंकि हमने जो थ्योरी में ए बी मान के पढ़े थे, यहाँ तो एक्स वाई दिया हुआ है तो हम लोग मान लेते हैं, मानने का चीज है। तो द्रव एक्स है इसको ए मान लिए और वाई को हम लोग बी मान लिए, मतलब ये हम समझ गए कि ये ए द्रव है और ये बी द्रव है, लेकिन है तो क्वेश्चन में एक्स वाई। चलिए विलयन का वाष्प दाब, देखो क्या कहता है कि दो द्रव एक्स तथा वाई को आदर्श विलयन बनाते हैं। विलयन का वाष्प दाब, अब नहीं है तो छोड़ो, विलयन का वाष्प दाब यहां नहीं है, आगे होगा कहीं, जिसमें x के 3 मोल हो, x का 3 मोल दिया हुआ है। अब बताइए कि यहां पर x का 3 मोल है, इसका मतलब x को हम लोग क्या माने, ए द्रव माने हैं। समझ जाएंगे कि मोल को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल एन, नहीं तो स्मॉल एन, इसका मतलब x का मोल कितना दिया हुआ देखिए तो 3। फिर y के 1 मोल, मतलब मोल y का कितना 1, इसका मतलब ये a है और ये b है। अब आइए
है, तो 550 mmg है। अब बताइए कि यहां से बिलियन का वास्तव इसमें x के 3 मोल y के 1 मोल है, तो 550 mmg है। मतलब क्या हुआ कि आदर्श जो बिलियन बना है उसमें x के 3 मोल और y के 1 मोल को मिला देते हैं, तब उस बिलियन का वास्तव 550 mmg है। तो बिलियन का वास्तव, तो आप लोग जानते करते हैं कि दो द्रव आपस में मिला हुआ रहता है, तो उसमें बिलियन के वास्तव को हम लोग क्या मानते हैं, pm, ठीक है ना। और अवाष्पशील बिलियन आता है, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, उसमें बिलियन के वास्तव को क्या मानते हैं, ps। तो यहाँ पर हमने pm मत लिख दिए, हमारा जो pm दिया हुआ इसमें लिया है 550 mmHg दिया हुआ, ठीक है। अब आइए, अब देखिए यहां से एक डाटा हो गया, ठीक है, यहां से क्या हो गया, एक डाटा बन गया। अब आइए फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर कह रहा लेकिन जब x के 4 मोल, अब फिर कहता है कि इसमें x का कितना मोल दिया हुआ है, 4, मतलब x का मोल, स्मॉल मतलब मोल, x का कितना मोल दिया है, 4, चलिए 4 दिया हुआ है, x का 4 मोल तथा y के 1 मोल, तो मतलब मोल जो है y का फिर दिया हुआ 1 मोल, मिलाते हैं तो बने बिलियन। अब दूसरा बिलियन है बाबू, x का 4 और y का 1 मोल अगर मिलाएंगे तो उस बिलियन का वास्ता, फिर यहां पर दो तरफ है तो बिलियन के वास्ता को pm मानेंगे, उस बिलियन का वास्ता कितना दिया है, 560 mmHg है, ठीक है। तो इस ताप पर शुद्ध x था y का वास्तव निकालना है, तो शुद्ध x, तो हम लोग द्रव A का शुद्ध वास्तव pm मानते थे, तो यहां द्रव AX है और द्रव BY है क्वेश्चन के अनुसार, इसका मतलब px निकालना है और py निकालना है, ठीक है। शुद्ध अवस्था में निकालना है, किस अवस्था में निकालना है, शुद्ध अवस्था में निकालना है। अब देखिए, अब एक सर ये सब डाटा दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें दो समीकरण बनेगा, एक आपको x के 3 मोल और y के 1 मोल लेकर समीकरण बनेगा, और एक x के 4 मोल और y के 1 मोल लेकर समीकरण बनेगा, ठीक है ना। जिस तरह से आप लोग मैथमेटिक्स में 10th में पढ़े थे द्विघात समीकरण, उस तरह से दो समीकरण बना के एक कोई ना कोई कट जाएगा, एक का वैल्यू निकलेगा, फिर समीकरण वही मान बैठाना है। तो हम यहां पर लिखते हैं, पहले आप जानते हैं कि फॉर्मूला से pm बराबर होता है pa इंटू मोल फ्रैक्शन A प्लस pb इंटू मोल फ्रैक्शन B। तो हमको तो यहां से देखिए, यहां से क्या होगा, pm बराबर pa, मतलब द्रव A का शुद्ध वाष्प दाब है, तो द्रव A कौन है, x है, तो x का शुद्ध वाष्प दाब क्या हो जाएगा, यहां से pa की जगह पर हम लोग px बिठा देंगे, नहीं, मोल फ्रैक्शन A, ठीक है, मोल फ्रैक्शन A। अब देखिए यहां से अगर आपको मोल फ्रैक्शन A मिल रहा है तो आपको फॉर्मूला क्या था, हमको यहां से Pa के बदला में हमको px लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि A के बदले में हमको क्वेश्चन में x दिया, इसलिए हम px दे दिए, ठीक है। अब A का मोल अंश निकालना है, इसका मतलब x का मोल अंश निकालना है, जिसका मोल अंश निकालना था उसका मोल ऊपर में बटा टोटल मोल, इसका मतलब हुआ कि nx बटा टोटल nx प्लस ny, nx प्लस क्या होगा, ny, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला था उसका मोल ऊपर बटा टोटल, फिर प्लस हो जाएगा pb, मतलब क्या, द्रव B को y है यहां पर क्वेश्चन के अनुसार, तो pb की जगह पर हम लोग py देंगे इनटू, अब देखो द्रव B का मोल अंश निकालना है, तो द्रव B का मोल अंश निकालेंगे, जिसका मोल अंश निकालना था उसका मोल ऊपर, अब बटा टोटल मोल, तो द्रव B का मोल अंश निकालना है, तो यानी क्या हुआ कि द्रव B मतलब द्रव Y, अब बटा टोटल फिर वही nx प्लस ny, ये nx प्लस ny। अब देखिए pm, तो इसका मतलब हुआ कि बिलियन का वास्तव में इस फर्स्ट में दिया है 550 बराबर px निकालना है तो रहने दो, फिर इनटू मोल x का कितना है 3 बट्टा में nx प्लस ny, nx प्लस ny, तो अगर इसको दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, यहां पर 4, कितना हो जाएगा 4, फिर देखिए यहां प्लस py फिर निकालना है, तो py इंटू ny, y का मोल, तो y का मोल कितना होगा 1, अब बट्टा दोनों के मोल को जोड़ेंगे तो फिर वही हो जाएगा 4, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। उस तरह से फिर इसी फार्मूला से जो हमारा ये दूसरा दिया है वो समीकरण बना लेंगे, फिर pm, तो pm कितना दिया हुआ है 560, कितना दिया हुआ है 560 के बराबर px निकालना है तो रहने दो px,
इंटू nx, इसमें x का मूल्य कितना दिया 4, अब बटा टोटल, तो 4 1 5, फिर प्लस पी वाई निकालना है, ठीक है ना, y का वेपर प्रेशर निकालना है शुद्ध अवस्था में, इंटू मोल प्रेशर y, तो y का मोल प्रेशर 1, अब बटा टोटल 5, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 5, ठीक है ना, यहां तक समझ गए। चलिए तो फिर यहां तक उतारिए, तो आगे हम दिखा रहे हैं, आगे हम फिर समझाने हैं, इसको मिटा दें। अब देखिए दोनों समीकरण को एक साथ लेकर द्विघात समीकरण की तरह बना देंगे हम लोग। तो चलो ये लेते हैं, px इंटू 3, यहां से हम क्या लिख सकते हैं 3px बाय 4, ठीक है, प्लस फिर करोगे py बाय 4 बराबर 550, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर वहां से देखिए 4px बाय 5 प्लस फिर py बाय 5 इक्वल टू 560, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब द्विघात समीकरण करेंगे। अब देखिए इसमें दिमाग लगाना होगा ये कि कोई एक ने एक वैल्यू काटना होना चाहिए, ठीक है ना, द्विघात समीकरण में। अब देखो यहां से इसको अगर 1/5 से गुना कर दो और इसको 1/4 से गुना करके घटा देंगे, नहीं घटाने पर ये देखो कट जाएगा, क्योंकि 5 चौक 20 और फिर 5 चौक 20, और घटाने पर ये प्लस है ये माइनस, दोनों कट जाएगा, तो यहां से px का मान निकलेगा, नहीं तो आइए हम आगे फिर आगे करते हैं, इसको भी मिटाते हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 से मल्टीप्लाई 3 में, तो 3px हो जाएगा, नहीं अब बाय नीचे वाला नीचे को 5 चौक 20, ठीक है, प्लस फिर देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो py रहेगा, नहीं फिर 5 चौक 20, इसको 5 करोगे काटोगे कितना 110 बचेगा, क्योंकि 5 से भाग करोगे तो 110, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4px बाय फिर y बाय 5 चौक 20 प्लस फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे py बाय 5 चौक 20 इज इक्वल टू, इसको अगर 4 से भाग करोगे तो मेरे हिसाब से 140 आएगा, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, अब यहां से ये कट जाएगा, नहीं अब कटेगा तो क्या बचेगा, देखो इसमें अगर देखोगे तो 3px बट्टा 20 और फिर माइनस 4px बट्टा 20, तो यहां से लॉस हो जाएगा आपको 20, नहीं दोनों में लॉस 20 होगा, यहां लिखते हैं 3px माइनस 4px, ठीक है, ये तो कट ही गया। अब इसको घटाओगे 140 माइनस 110 माइनस 140, अब देखो ये बचेगा माइनस px बाय 20 इज इक्वल टू, इसको करोगे तो माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा, px इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 mmHg। अब बताओ कि यहां से हमारा क्या px निकल गया, नहीं अब इस px का मान समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में बिठाएंगे, px समीकरण सेकंड में बिठाते हैं, px मान अगर पुट कर देंगे तो py निकल जाएगा, या समीकरण फर्स्ट में px का मान बिठाएंगे तो py निकल जाएगा। इस तरह से हम यहां से हम लिख देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा कि px का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखने पर y का py का मान प्राप्त होता है, py का मान प्राप्त होता है, आप लोग बैठा के मान पुट करके आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। एक नॉमिकल प्रॉब्लम बना है, कितने नॉमिकल प्रॉब्लम बना, एक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, देखिए यहां पे एक क्वेश्चन यहां पर हम लिखे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहेगा तो किस प्रकार से बनाना। थोड़ा हिंदी भाषा जो है कठिन होता है इंग्लिश से, आपके सर तो आप तो उल्टे ही बोल रहे हैं, बात सही है, क्योंकि इंग्लिश का जो हिंदी जो है वो 2-3 होता है, किस टर्म में हिंदी भाषा लिख देगा वो कोई मतलब हम लोग कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश तो टर्म सब जान रहे हैं।
तो हम यहाँ हिंदी पर भी थोड़ा ध्यान देंगे कि क्या लिखा हुआ रहेगा तो क्या समझेंगे, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज पर भी हमको न्यूमेरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए शुद्ध द्रव ए तथा बी, अब चलिए थ्योरी का यहाँ द्रव ए बी है, शुद्ध द्रव ए तथा बी मतलब एक द्रव ए और एक द्रव बी दोनों को मिलाना, ठीक है। शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव ए है, शुद्ध द्रव बी है, ठीक है। तो शुद्ध द्रव ए तथा बी के 350 केल्विन, ये टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर से यहाँ कोई लेना देना है नहीं। शुद्ध द्रव ए तथा बी के 350 केल्विन पर वाष्प दाब मतलब वेपर प्रेशर क्रमशः Hg में दिया हुआ है इतना 450 mm और 700 mm, मतलब शुद्ध द्रव ए और बी है, शुद्ध द्रव, इसमें कोई मिलावट, द्रव ए अलग है, द्रव बी अलग है, उसका वाष्प दाब दिया है। तो शुद्ध द्रव मतलब शुद्ध द्रव में Pa, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब मानेंगे तो Pa, तो Pa कितना दिया है 450 mm, ठीक है। अब देखिए बी का कितना हो जाएगा, शुद्ध द्रव लिखा हुआ है उसमें वाष्प दाब, तो Pb 700 mm, ये हमारा शुद्ध द्रव है बाबू, ठीक है। अब देखिए यदि कुल वाष्प दाब Hg का 600 mm हो, कुल वाष्प दाब, इसका मतलब क्या हुआ दोनों के मिलाने पर, तो कुल वाष्प दाब को हम लोग Pm मानते हैं, तो बिलियन का वाष्प दाब, इस कितना दिया हुआ है 600 mm। लैंग्वेज थोड़ा पकड़िएगा कैसे हम बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करता है, इतना है तो द्रव मिश्रण के संघटन ज्ञात करें, ज्ञात करें। अब देखिए आपको ये सर आप तो बताए थे कि मोल फ्रैक्शन निकल सकता है, पार्शियल वेपर प्रेशर इसमें है, ठीक है ना। तो यहां पर एक लैंग्वेज देता है मिश्रण के संगठन, जब ये मिश्रण के संगठन कहेगा निकालने के लिए तो समझ जाना मोल फ्रैक्शन कर रहा निकालने के लिए, ठीक है ना। यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्रव मिश्रण संगठन, इसका मतलब हो जाता इसका मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जब ये संगठन लिखा हुआ रहेगा समझ आना मोल फ्रैक्शन करा निकालने के लिए, ठीक है ना, मतलब भिन्न करा निकालने के लिए। तो द्रव मिश्रण मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ए का भी निकालना है और मोल फ्रैक्शन बी का भी निकालना है, नहीं यानी इसमें हमको कह रहा है द्रव मिश्रण संगठन मतलब मोल फ्रैक्शन हो गया, समझ आएंगे कि मोल फ्रैक्शन ए भी निकालना है और मोल फ्रैक्शन बी भी निकालना है, इस क्वेश्चन में यही है। अब इतना डाटा दिया हुआ है और ये निकालना है, तो अब दिमाग लगा लेंगे इसी करके। हम जान रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी दोनों को जोड़ते हैं कितना होता है ए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे कितना आएगा ए। तो यहां से हम लिख सकते हैं ना कि मोल फ्रैक्शन ए बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन बी, बोलो लिख सकते हैं या नहीं, हाँ? मतलब एक्स ए का वैल्यू ये हो सकता है ना। चलिए तो आपने फार्मूला को पुट कीजिए, तो यहां से फार्मूला क्या बनता है, पीएम इज इक्वल टू पीए इंटू मोल फ्रैक्शन ए प्लस पीबी इंटू मोल फ्रैक्शन बी, इसको जीटा भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब बताइए पीएम का मान दिया हुआ है ना कितना 600 यहां पुट करो, पीए दिया हुआ शुद्ध वाष्प दाब 450 पुट कर दो। अब मोल फ्रैक्शन ए, तो हमने यहां मोल फ्रैक्शन ए की जगह पर क्या लिख देंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन बी, मोल फ्रैक्शन ए की जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन बी प्लस पीबी इंटू मोल फ्रैक्शन बी ही लिख देते हैं। पीबी का वैल्यू दिया हुआ है 700 इंटू मोल फ्रैक्शन बी। अब क्योंकि सर यहां पर हमने मोल फ्रैक्शन बी को ही नहीं रख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन बी बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ए, तो यानी यहां मोल फ्रैक्शन ए ही रखता और यहां पर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ए करके यहां से भी ऐसे भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आइए यहां से आपको निकल जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 600 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 450, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 450 मोल फ्रैक्शन बी प्लस 700 मोल फ्रैक्शन बी। अब देखिए 600 450 ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस वाला थोड़ा बड़ा है नहीं, तो यानी प्लस में ही आंसर आएगा। तो इसमें देखो 0 का 0 और 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचेगा 6 में 4 जाएगा 2, 250 मोल फ्रैक्शन बी। अब ये प्लस है इधर लाएंगे तो माइनस, मतलब 250 मोल फ्रैक्शन बी इज इक्वल टू 600 में 450 जाएगा कितना बचेगा 0, देखो 0 5, ये बचेगा 5 में 4 जाएगा 150।
अब मोल फ्रैक्शन बी बराबर 150, ये बट्टा में आ जाएगा 250 कट जाएगा। इसको काटोगे तो 5 या 15 बचे 25, 0.6 आ जाएगा। अब देखिए यहां से मोल फ्रैक्शन बी 0.6 आया, तो मोल फ्रैक्शन ए कितना आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ए बराबर क्या होता है? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन बी, यानी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन मतलब 0.6, यानी कितना? 0.4। देखिए एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। अगर इस टाइप क्वेश्चन हो तो इस प्रकार से हम लोग नोमीटर बनाते हैं। एक और है क्वेश्चन बाबू, मिश्रण। आप देखिए फिर वही करता है, मिश्रण मतलब विलयन का वाष्प प्रवस्था में संगठन ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप से अगर लिखा हुआ रहे तो हम क्या जानते हैं, पहले आप यहां तक क्या आंसर हो गया ये, उसका भी हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। चलिए देखिए आपको याद रखें, क्योंकि ये थ्योरी में हम नहीं बताए हुए थे, तो याद ध्यान दीजिए, याद रखना है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे कि मिश्रण का वाष्प प्रवस्था में संघटन, अगर लिखा हुआ रहे मिश्रण का वाष्प प्रवस्था में संगठन, तो याद रहे मिश्रण का वाष्प प्रवस्था में है, मतलब जो वाष्प वेपर बना हुआ रहेगा उस अवस्था में मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर वेपर प्रेशर के टर्म में, मतलब वेपर के टर्म में अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है याद रहे। अगर मान ले मोल फ्रैक्शन ए बराबर, ठीक है, यहां से देते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है ना, हम सीधे लिख देते हैं यहां पे मोल फ्रैक्शन बराबर, ये फॉर्मूला कब होगा? जब वाष्प अवस्था लिखा हुआ रहेगा तब। तो मोल फ्रैक्शन बराबर होता है फॉर्मूला पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बट्टा वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ठीक है, या नहीं तो हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मिश्रण का वाष्प अवस्था में संगठन निकालना हो तो समझ जाएंगे मोल फ्रैक्शन कहां निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, मतलब जो कंपोनेंट रहेगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर, अब बट्टा में वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, मतलब मिश्रण का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या उसमें टोटल वेपर प्रेशर बट्टा में कर देना, ठीक है। अब देखिए यहां से हमने P' निकाल लेते हैं। P' का मतलब होता है कि द्रव A का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालेंगे। तो P' बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Pa, क्योंकि हमको पार्शियल, क्योंकि मोल फ्रैक्शन चाहिए, संगठन चाहिए वाष्प प्रवस्था में, जब ये संगठन कहेगा वाष्प प्रवस्था में हमको चाहिए, तो समझ आना हमको पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों का निकाल लेंगे। तो P' बराबर क्या होगा? Pa इंटू मोल फ्रैक्शन A। तो बताओ Pa कितना दिया हुआ है? 450। अब मोल फ्रैक्शन A का कितना निकला था? 0.4। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 5 चौक 20, 2, 416 2 18। अब एक अंक बाद दशमलव डाल दो, मतलब 180 ml Hg होगा, ठीक है। अब हमको निकालना है P' B का पार्शियल वेपर प्रेशर। तो B का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना होगा, तो अब देखिए B का पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा? तो PB इंटू मोल फ्रैक्शन PB, मतलब PB का शुद्ध वाष्प कितना है? 700 इंटू मोल फ्रैक्शन अभी निकालते हैं 0.6, मल्टीप्लाई करोगे 0 सचाकर 42 यानी 420 ml, ठीक है। तो हमको निकालना है वाष्प प्रवस्था में मोल फ्रैक्शन ए, ठीक है। तो वाष्प प्रवस्था में मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या का फॉर्मूला? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। किस कंपोनेंट का निकालने जा रहे हैं? तो ए का। तो समझ आएंगे ए का पार्शियल वेपर प्रेशर, तो P' अब बट्टा में क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी मिक्सचर का। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? PM मतलब टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो बताओ पार्शियल वेपर प्रेशर
कितना निकला है 180 बट्टा पीएम बिलियन का वास्ता यानी कुल वास्ता कितना दिया हुआ है 600 कर दो, कट गया 6 काटोगे 6 18 और ये 10 यानी ये 0.3 क्या निकलेगा 0.3। फिर देखिए यहां पर लिखेंगे वाष्प प्रवस्था में मोल फ्रैक्शन बी। तो वाष्प प्रवस्था में मोल फ्रैक्शन बी निकालना होगा, याद रहे बी का मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं, इसलिए कंपोनेंट बी का पार्शियल वेव प्रोडक्शन कंपोनेंट बी का पार्शियल वेव प्रोडक्शन पी डैश बी बटा टोटल मतलब पीएम। तो पी डैश बी कितना निकला था 420, ये 420 बटा 600। नहीं देखो ये काटोगे तो आप जो काट के होगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो आप इस ढंग से आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे दो द्रव्यों के बीच। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और किस प्रकार से फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखिए 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहां तो टेम्परेचर का यूज है नहीं, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब दिया हुआ है। आप जानते हैं कि जल का वाष्प दाब 55.3 mmHg के दाब के बराबर है, ठीक है। ये जो वाष्प दाब दिया हुआ है वो किसका वाष्प दाब दिया है, जल का। अब यहां क्या है कि 10% यूरिया के, मतलब 10% क्या है इसमें यूरिया है, तो 10% यूरिया के जलीय विलयन का इसी ताप पर वाष्प दाब निकालना है। अब बताइए विलयन मतलब सोल्यूशन, तो विलयन का वाष्प दाब हमको ज्ञात करना है। तो विलयन का वाष्प दाब का मतलब होता है पीएच निकालना है, नहीं। तो आप बताइए कि 10% ही यूरिया है, 10% ही यूरिया, इसका मतलब है कि यूरिया का द्रव्यमान 10% मतलब 10 ग्राम है, 100 में 10 ग्राम है, बचा कितना 90 ग्राम, और 90 ग्राम क्या है, जल है। यहां पर समझ जाएंगे कि जल का द्रव्यमान 90 ग्राम है, ठीक है। अब देखिए ये कम मात्रा में है और ये ज्यादा मात्रा में, तो कम मात्रा वाले को क्या कहते हैं सॉल्यूट, और ज्यादा मात्रा वाले को क्या कहते हैं सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट का द्रव्यमान है, तो सॉल्यूट के द्रव्यमान को हम लोग क्या मानते थे x, और ये सॉल्वेंट का द्रव्यमान है, इसको क्या मानते थे y। जल यहाँ सॉल्वेंट हो गया, जल क्या है, जल जो है यही हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये हमारा सॉल्यूट है। यूरिया सॉल्यूट हो गया और जल सॉल्वेंट हो गया। अब बताओ कि यह जल का वाष्प दाब दिया हुआ है, इसका मतलब जल क्या है, सॉल्वेंट है। जल क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये जल का वाष्प यानी सॉल्वेंट का वाष्प दाब दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट के वाष्प दाब को हम लोग क्या मानते थे, पी नॉट, नहीं पी नॉट। जल का वाष्प, जल मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वाष्प दाब, सॉल्वेंट का वाष्प दाब को हम लोग पी नॉट मानते थे। पी नॉट कितना दिया हुआ है 55.3 mmHg दिया हुआ है, ठीक है ना, ये इतना mmHg दाब के बराबर है, ठीक है। अब बताइए कि हमको इसमें जलीय विलयन का इसी ताप पर वाष्प दाब निकालना, मतलब पीएच निकालना है, ठीक है। देखो तो इसके लिए हमको चाहिए फॉर्मूला क्या जानते हो, तो पी नॉट माइनस पी एस बट्टा पी नॉट बराबर एक्स बाय W1 इंटू W2 बट्टा वन, W2 बट्टा वन, ठीक है। अब देखिए पी नॉट माइनस पी एस बट्टा पी नॉट बराबर एक्स बाय W1 इंटू W2 बट्टा वन। अब यहां पर पी नॉट क्या है 55.3 mmHg है, हमको बिलियन का पीएच निकालना है, ठीक है। एक्स का भी मान दिया हुआ है, इसके चाहिए W1, तो W1 कैसे निकलेगा, W1 कैसे निकलेगा, W1 है क्या, तो सॉल्यूट का आणविक द्रव्यमान। तो इसमें सॉल्यूट कौन है, यूरिया। तो यूरिया देखो कैसे आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, कार्बन का द्रव्यमान 12, परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन CO 16, नहीं नाइट्रोजन का 14, इसका होता है हाइड्रोजन का 2, 14 2 16 दूना 32, जोड़ोगे तो 6 2 8 2 10, 3 4 5 1 6, नहीं W1 कितना हो जाएगा 60, और W2 क्या है
W2 हमारा सॉल्वेंट का द्रव्यमान है। W2 क्या है? सॉल्वेंट का द्रव्यमान। अब बताइए इसमें सॉल्वेंट का द्रव्यमान W2, तो W2 हमारा जो होगा, W2 जो हमारा होगा वो क्या होगा? देखिए W2 जो हमारा होगा, सॉल्वेंट जल है ना, तो जल के सॉल्वेंट को हम लोग क्या 18, जल के सॉल्वेंट को हम लोग क्या मानेंगे 18, ये जल का। तो फॉर्मूला पढ़ा P नॉट, P नॉट कितना दिया है 55.3 माइनस PS निकालना है। अब बट्टा में क्या होगा P नॉट कितना दिया है 55.3 बराबर x, तो x का मान कितना दिया हुआ 10 बट्टा W1 कितना निकला है यूरिया का 60 इंटू W2 18 और y का मान कितना है 90। अब देखो ये कट जाएगा, एक्स्ट्रा काट दो, 18 पंचे 90। अब क्या करोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 6 पंचे 30 नहीं, तो यानी 55.3 और 6 पंचे 30 क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 30 माइनस 30 PS हो जाएगा, क्योंकि 30 है इसमें भी गुना और इसमें भी गुना। अब इसको इधर आएगा 55.3, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 30 PS बराबर 55.3 इंटू 30 माइनस 55.3। अब यहां से हमारा PS बराबर क्या होगा, यहां तक PS बराबर क्या हो जाएगा सीधे 55.3 गुना 30 माइनस 55.3 बट्टा में हो जाएगा 30। अब इसको गुना करके इसमें से ये घटा के और इस 30 से भाग करोगे, PS का मान निकला उतना mmHg हो जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है, डाटा को हम लोग समझते हैं और क्वेश्चन आराम से बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको हमको लगता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने के संबंध में कोई दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो देखिए अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि 298 केल्विन पर 0.1 स्मॉल m दिया हुआ, इसका मतलब होता मोललता नहीं, तो 298 केल्विन पर 0.1 मोललता यूरिया के वाष्प दाब की गणना करना है। 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया हुआ, तो हम समझ जाते हैं कि जब भी 298 केल्विन पर इतना मोललता यूरिया है, इसका मतलब ये बिलियन है। जब ये इतना मोललता यूरिया इसका मतलब बिलियन है, उसका वाष्प दाब निकालना है, इसका मतलब इसमें भी किसका वाष्प दाब निकालना है, बिलियन का वाष्प दाब निकालना है। बिलियन का वाष्प दाब को हम लोग क्या मानते हैं, PS बराबर वाट। 298 में 0.1 मोललता यूरिया, यानी इतना मोललता यूरिया का कोई बिलियन है, उसका वाष्प दाब निकालना है, PS निकालना है। और क्या क्या 0.1 मोललता दिया हुआ नहीं। अब देखिए जब ये 0.1 मोललता है, इसका मतलब क्या होता है, मोललता का मतलब क्या बताए थे, मोलैलिटी। स्मॉल मतलब होता है मोलैलिटी, मतलब मोललता। इसका मतलब बताए थे कि 1 kg सॉल्वेंट है, जब ये मोललता कर रहा है उसमें सॉल्वेंट कितना है 1 kg है, उसमें सॉल्यूट का जो मोलों की संख्या होगा वो कितना होगा 0.1, ठीक है। इस मोललता का परिभाषा क्या होता है याद करो, 1 kg सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट कौन होगा, जल। सॉल्वेंट कौन होगा, जल। 1 kg सॉल्वेंट है मतलब 1 kg जल है, तो 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोलों की संख्या 0.1 है, ठीक है। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मोलों की संख्या कितना है 0.1 है। अब बताओ सॉल्यूट के मोलों की संख्या 0.1 है, तो सॉल्यूट के मोलों की संख्या क्या मानते हैं, स्मॉल n। स्मॉल n 0.1 है, तो हमको यहां क्या चाहिए, सॉल्वेंट का मोल निकालना। तो सॉल्वेंट का मोल को हम लोग क्या कैपिटल N मानते हैं, तो दिए गए द्रव्यमान ग्राम में, तो सॉल्वेंट का द्रव्यमान कितना है 1 kg है, ग्राम में कितना हो जाएगा 1000 बट्टा आणविक द्रव्यमान, तो जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18, यानी 55.5 होगा। कितना होगा 55.5। अब यहां पर दिया शुद्ध जल का वाष्प, जल क्या है सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जल ही कहलाता, तो ये जल मतलब सॉल्वेंट का वाष्प दाब दिया है। सॉल्वेंट का वाष्प दाब को हम लोग क्या मानते हैं P नॉट, सॉल्वेंट का वाष्प दाब को हम लोग क्या मानते हैं P नॉट, तो P नॉट बराबर क्या दिया है, कितना 20 mmHg दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 20 mmHg दिया हुआ है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, P नॉट माइनस PS बट्टा P नॉट, P नॉट माइनस PS बट्टा P नॉट बराबर स्मॉल n बाय कैपिटल डायरेक्ट लगा दो। P नॉट कितना दिया हुआ है 20 मतलब 20, PS निकालना है, फिर बट्टा 20 बराबर स्मॉल n, स्मॉल n कितना दिया हुआ है 0.1
अब बट्टा कैपिटल है, कैपिटल कितना होगा 55.5, पॉइंट उड़ा दो, इसको मल्टीप्लाई इधर से आएगा 20 गुना 555 माइनस 555 PS बराबर 20। नहीं, अब देखो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 555 PS बराबर 20 गुना 555 माइनस 20, तो PS बराबर क्या होगा 20 गुना 555 माइनस 20 बट्टा में हो जाएगा 555। अब इसको गुना करके 20 को घटा देना है और इससे भाग दीजिएगा, PS का मान उतना MMSG में निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो मूलता टाइप करेगा तो आपको ये मूलता का परिभाषा से हम लोग निकाल लेते हैं कि किस में क्या कितना है। आपको हम बताए हुए थे कि थ्योरी का एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा तभी नॉमिकल बनेगा। ठीक है ना, तो ये नॉमिकल बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है ना, आपको अभी बताएंगे कि एनसीईआरटी से कौन कौन क्वेश्चन आपको बना के लाना है घर से। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और हम बताते हैं इस पर। ठीक है, बताते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि 0.25 मोल अंश वाले आदर्श विलयन के लिए 85 डिग्री सेल्सियस पर C2H4Br2 के आंशिक वाष्प दाब की गणना कीजिए। शुद्ध C2H4Br2 का 85 डिग्री सेल्सियस वाष्प दाब 170 mmHg है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब है कि मोल अंश किसका दिया हुआ है C2H4Br2 का कितना दिया हुआ है 0.25। ठीक है ना, और आदर्श विलयन बना लेते हैं। अब 85 डिग्री सेल्सियस पर इसी का आंशिक वाष्प दाब निकालना है। आंशिक वाष्प दाब को हम लोग P डैश मानते हैं। आंशिक वाष्प दाब मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर, तो P डैश मानते हैं। P डैश किसका, यहां पर C2H4Br2 लिखेंगे, इसका हो जाएगा। अब यानी ये निकालना है। और शुद्ध देखो, शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब दिया हुआ है, शुद्ध अवस्था में सीधे P मानते हैं, तो C2H4Br2 बराबर हो जाएगा यहां पर 170 mmHg। याद है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना हो तो यानी C2H4Br2 का निकालना हो तो याद है ना कि पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना होता है तो वेपर प्रेशर शुद्ध अवस्था में इनटू उसी का मोल फ्रैक्शन। तो वेपर प्रेशर शुद्ध अवस्था में क्या है P C2H4Br2 इनटू मोल फ्रैक्शन C2H4Br2। अब देखो P C2H4Br2 कितना दिया है 170 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना दिया है 0.25। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे जितना होगा उतना mmHg। ठीक है ना, अब इसको उतार लीजिए। आप लोग नॉमिकल का कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी से कौन कौन क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, थोड़ा बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वो हम बताते हैं। अगर बना लेते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेगा, तो देख लीजिएगा 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.15 2.16 2.17 2.18 इतना क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी बना के देखिएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में इस सब क्वेश्चन का एनसीईआरटी का डिस्कस करते हुए फिर हम अगला टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोर्स का, आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है ना, तो आप पीछे का थ्योरी को पढ़ के आइएगा, तो फिर अगला हम बताएंगे। ठीक है ना।